हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है और जो इटली अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था वो कैसे एक नेशन स्टेट बन जाता है। तो जो इटली है वो भी जर्मनी की तरह अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। तो सबसे पहले देखो कि इटली है कहाँ पर। ये जो आपको यहाँ नीचे बूट शेप का दिख रहा है ये इटली है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मैप में कि कैसे इटली अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। तो ये है इटली और ये इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। तो इटली का जो रियल राजा था वो सिर्फ इस वाले हिस्से में राज करता था। ये सार्डिनिया और पीडमोंट का इलाका है, यहीं पर एक इटालियन किंग था। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं वो अलग अलग डायनेस्टी में बटे हुए थे। तो इटली का जो ये नॉर्थ वाला इलाका है यहाँ पर ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। यहाँ पर कोई अलग राजा था। और ये जो पेपल स्टेट है यहाँ पर पोप रूल कर रहे थे। पोप का मतलब होता है क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, जो उनके चीफ होते हैं, उनको पोप कहा जाता है। तो यहाँ तो इस वाले एरिया में पोप का कंट्रोल था। इसके बाद जो ये साउथ वाला इलाका है यहाँ पर स्पेन का बर्बन किंग था, वो रूल करता था। तो इस तरीके से पूरा इटली अलग अलग डायनेस्टी में बटा हुआ था। जो सार्डिया पेडमोंट का इलाका है वहीं पर एक इटली का रूलर था। बाकी जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का रूल था। सेंटर में पोप रूल कर रहे थे और साउथ की तरफ स्पेन का राजा बर्बन किंग वहाँ पर रूल करता था। यहाँ तक कि जो इटालियन भाषा थी वो भी एक नहीं थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की इटालियन भाषा बोली जाती थी। तो 1830 में गुसेप मजीनी नाम के एक इंसान थे जो कि इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। इसके लिए कई ज़्यादा प्रोग्राम चलाते हैं, इवन रेवोल्यूशन भी करते हैं और एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाते हैं जिसका नाम था यंग इटली। एक रेवोल्यूशन करते हैं ये 1831 में और एक करते हैं 1848 में, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो इनके जो रेवोल्यूशन है वो फेल होने के बाद जो सार्डिया पेडमोंट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वो इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि यही एक असली इटालियन किंग थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन जो यहाँ के एलीट लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनकी नज़र में इटली का जो यूनिफिकेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनको अपने देश से बहुत ही प्यार है। उनकी नज़र में ये यूनिफिकेशन उनको अपनी पावर बनाने में और ज़्यादा हेल्प करता, क्योंकि इन लोगों की नज़र में इटली के यूनिफिकेशन का मतलब था कि इनको और ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा रूल करने के लिए, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और हमारा जो डोमिनेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उनके लिए ये एक अच्छी सिचुएशन थी। तो मूवमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर कैवियर को लीडर बनाया जाता है। हालांकि जो ये थे ना तो वो कोई रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और वेल्दी इंसान थे और वो इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोलते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक थे। ये क्या करते हैं, ये फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्स जहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था उसको हरा देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। ये होता है 1859 में। तो ये जो लड़ाई थी इसमें गुसेप गैरिबल्डी के लीडरशिप में, मतलब उनके साथ और लोग भी वॉलंटियर बनकर आते हैं और इस लड़ाई में योगदान देते हैं। तो 1860 में सेना साउथ की तरफ बढ़ती है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ, जहाँ पर स्पेनिश किंग का रूल था। और वहाँ पर जाकर ये जो लोकल किसान थे उनका सपोर्ट गेन करते हैं, उनको अपने साथ में मिला लेते हैं और स्पेनिश रूलर को हरा देते हैं। और इसके साथ ही पूरा जो इटली है वो फ्री हो जाता है और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को पूरी इटली का राजा बना दिया जाता है। तो उस टाइम पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पता ही नहीं था कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है या फिर जो हम चीज़ लड़ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। उनको लगता था ये जो ला तालिया है, जो इटली का नाम है, उनको लगता था ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से इटली यूनिफाई हो जाता है। ये थी इटली की कहानी। इसके बाद हम देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो हम यहाँ पर स्ट्रेंज केस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पूरे यूरोप में नेशन स्टेट बनाने के लिए कई रेवोल्यूशन हो रहे थे, लड़ाइयाँ दड़ाइयाँ हो रही थी, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ना तो रेवोल्यूशन हुआ ना अपहीवल हुआ, बल्कि यहाँ पर नेशन स्टेट बनाने के लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा है। तो 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पर कोई भी ब्रिटिश नाम का नेशन नहीं हुआ करता था। तो ये जो सर्कल में आप देख रहे हो ये है हमारा ब्रिटिश नेशन। तो ये जो ब्रिटिश आइल था, नेशन था, ये अलग अलग एथनिक्स ग्रुप में डिवाइडेड था। जैसे कि ये जो इधर नीचे वाले एरिया में यहाँ पर इंग्लिश लोग रहते थे, यहाँ पर स्कॉटिश, यहाँ पर आयरिश और यहाँ पर वेल्स।
तो ये इस तरीके से 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जहाँ पर अलग अलग एथनिक लोग रहते थे। एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका कल्चर, रहन सहन का तरीका, भाषा बिल्कुल अलग होती है। ये अपने आप को किसी एक जाति, किसी एक कबीले या फिर किसी एक कल्चर का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप्स। तो यहाँ पर 4 एथनिक ग्रुप्स थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, जिनके अपने कल्चर हुआ करते थे और अपने ही पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे। तो इन सब में से जो इंग्लिश नेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया और इसकी वेल्थ, इंपॉर्टेंस, पावर ये बढ़ने लगी। और इसने क्या किया, अपनी इन्फ्लुएंस को बाकी जो दूसरी नेशन थे उन पर थोपना चालू किया और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो ये जो इंग्लैंड है जहाँ पर इंग्लिश लोग रहते थे, वहाँ पर पहले मोनार्की थी, मतलब वहाँ पर राजा हुआ करता था, जिसमें कि 1688 में मोनार्की को हटा दिया जाता है और वहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट को सेटअप कर दिया जाता है। और यही जो पार्लियामेंट है वो इंग्लैंड को एक सेंटर की तरह रखती है, मतलब कि एक मेन पावर की तरह देखती है और बाकी जो कंट्री है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले ये लोग स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाते हैं। तो 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसमें ये जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड का एक हिस्सा बन चुका है। मतलब ये दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। तो अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश मेंबर थे। यहाँ पर इंग्लिश लोगों का ही सबसे ज़्यादा दबदबा था। तो यहाँ पर इंग्लिश लोग सबसे ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि जो स्कॉटलैंड की एक्चुअल पार्लियामेंट थी उसको हटा दिया गया और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट नाम दे दिया गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इंग्लिश लोग ही ज़्यादा रहेंगे और जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको यहाँ पर इंग्लैंड में आना पड़ता था पार्लियामेंट में बैठने के लिए। तो अब क्या होगा कि जो इंग्लैंड है ये स्कॉटलैंड पर और ज़्यादा कंट्रोल करने लगा। यहाँ के जो कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उसको दबाया जाने लगा। और जो कैथोलिक लोग थे जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, मतलब कि ऊंचे इलाकों में या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते थे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया गया। तो देखो ये जो क्रिश्चियन लोग थे ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। तो ये जो इंग्लैंड वाले लोग थे ये प्रोटेस्टेंट थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो कैथोलिक लोग हैं इनसे नफरत करते थे। तो जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोग थे इनको और ज़्यादा सप्रेस किया गया। इसके अलावा जो स्कॉटिश लोग थे उनकी जो गैलिक भाषा होती थी वो बोलना मना था, वो अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे और तो और कुछ लोगों को अपने ही देश से बाहर निकाल दिया गया। और ठीक इसी तरीके से आयरलैंड के साथ भी किया जाता है। ये जो आयरलैंड था ये भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते थे कैथोलिक वाले। तो ये जो इंग्लैंड है उसने आयरलैंड पर कब्जा करने के लिए जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इनका साथ दिया और जो कैथोलिक लोग थे इनको सप्रेस किया गया। तो 1798 में वुल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन द्वारा जो रेवोल्यूशन किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं और इसके साथ ही आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद उसका नाम हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, और ये होता है 1801 में। तो अब इस पूरे का नाम हो गया है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो ये जो नया ब्रिटिश नेशन बना है इसमें इंग्लिश कल्चर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसको बहुत ही ज़्यादा फैलाया जाता है। और नए ब्रिटेन के लिए ब्रिटिश फ्लैग बनाया जाता है, यूनियन जैक। नया नेशनल एंथम बनाया जाता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने पर जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इंग्लैंड होता है पहले स्कॉटलैंड पर कब्जा करता है, फिर आयरलैंड पर, और एक लंबी जर्नी के बाद ब्रिटिश नेशन बनता है। तो ये जो सदर्न आयरलैंड है ये इस ब्रिटिश नेशन से अलग हो जाता है और अब इसका नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, और सिंपली इसको यूके भी कहा जाता है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।